हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। सीटेट सक्सेस सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक और एक नंबर है, वो 100% यहाँ से आता है। सीटेट का फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से सीटेट हर बार एक क्वेश्चन पूछता है जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में। किसके बारे में? लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? अधिगम संबंधी अक्षमताएं। अधिगम संबंधित अक्षमताएं। यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत इजी है। बस आपको 4-5 चीज़ें ध्यान रखनी है, वो आप समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करें लर्निंग डिसेबिलिटी। जो अधिगम संबंधी जो प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं वो किन बच्चों में पाई जाती हैं? देखिए, जो ये बच्चे हैं दिखने में बिल्कुल नॉर्मल चाइल्ड लगते हैं, बिल्कुल ये आपको सामान्य बच्चों की तरह दिखाई देते हैं। ना तो इनका आईक्यू लेवल कम होता है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें लगता है जिन बच्चों का आईक्यू लेवल कम होता है उन्हीं बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये बच्चे सामान्य होते हैं। इनका जो आईक्यू लेवल है, सामान्य बच्चों का आईक्यू लेवल कितना होता है? 90 से 110 के बीच में होता है। और अबू एवरेज, ये एवरेज और अबू एवरेज आईक्यू वाले बच्चे हो सकते हैं। तो पहला डाउट तो आपका ये क्लियर कीजिए कि जिन बच्चों का आईक्यू लेवल कम होता है उनमें लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं पाई जाती है। मतलब पाई भी जा सकती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिन बच्चों का आईक्यू लेवल कम हो उन्हीं बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जाए। जिन बच्चों का आईक्यू लेवल सामान्य होता है या फिर सामान्य से ज़्यादा होता है उन बच्चों में भी लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जा सकती है। लर्निंग डिसेबिलिटी होने के पीछे कारण उनके डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। जब बच्चों का डेवलपमेंट हो रहा हो, जब बच्चे माँ के गर्भ में थे तभी कोई ऐसी दुर्घटना घट गई हो, या फिर माँ ड्रग्स वगैरह लेती हो, या फिर वहाँ पर पॉइजन हो, ऐसे इन्वायरमेंट में रह रही हो जहाँ पर बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल्स हों, जिनके कारण बच्चों की जो ब्रेन की फंक्शनिंग है, जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग है, वो प्रभावित हो गई हो, उसके कारण भी जो हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी है वो हो सकती है। लर्निंग डिसेबिलिटी एक स्पेसिफिक किसी भी एक एरिया में बच्चे की अक्षमता होती है। देखिए, जिन बच्चों का आईक्यू लेवल कम होता है, जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 70 से कम होता है या फिर एवरेज से बिलो एवरेज होता है, वो बच्चे हर एक सब्जेक्ट में ही वीक होते हैं। उनका मैथ्स भी वीक होगा, उनकी इंग्लिश भी वीक होगी, उनकी हिंदी भी वीक होगी। लेकिन ये बच्चे, जिन बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जाती है, वो किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में पिछड़े हुए होते हैं। तो इन बच्चों का आईक्यू लेवल नॉर्मल होता है, इनको किसी भी एक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि जिन बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम होती है उनको क्या कहेंगे, जिन बच्चों को रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उनको क्या कहेंगे, जिन बच्चों को लिखने से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उन बच्चों को क्या कहेंगे। तो इन बच्चों को आप सिर्फ देखकर नहीं बता सकते हैं कि इनमें लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जा सकती है। इन बच्चों का कैसे पता लगाया जाता है? जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब बच्चों की लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में पता चलता है। स्कूल जाने से पहले बच्चों की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में हम पता नहीं लगा सकते हैं। सबसे पहले टाइप की डिसेबिलिटी की बात करें, जिसको हम कहते हैं डिसलेक्सिया, हिंदी में भी इसे यही कहते हैं, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का जो आमिर खान की मूवी थी तारे ज़मीन पर, इस पर खूब भरपूर बात हुई है, सबने देखी भी है। वो डिसलेक्सिया का ही उदाहरण है। डिसलेक्सिया में प्रॉब्लम क्या होती है? रीडिंग डिसेबिलिटी होती है, मतलब पढ़ने से संबंधित इसमें प्रॉब्लम होती है। पढ़ने से संबंधित प्रॉब्लम होती है। बच्चे को आप एक बुक देंगे तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, पढ़ने में उसे एजिटेशन होती है, क्योंकि वो वर्ड को रिकॉग्नाइजेशन नहीं कर पाता, वो शब्दों की पहचान नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? वर्ड रिकॉग्नाइजेशन नहीं कर सकता, मतलब उसे शब्दों की पहचान नहीं है। क्या नहीं है? शब्दों की पहचान नहीं है। उसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसने जो कुछ पढ़ लिया, पढ़कर वो समझ नहीं सकता है। या तो वो जो वर्ड्स हैं, जैसे उसने लिखा हुआ है, कोई भी एक वर्ड लिखा हुआ है CODE, तो यहाँ पर वो जब पढ़ेगा तो
तो एक या तो वर्ड को छोड़ देगा या फिर वो एक वर्ड उसमें ऐड कर देगा। जैसे स्कूल का एग्जाम्पल लें, हम बात करें स्कूल की, तो जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो क्या बोलते हैं, कूल। वो स्कूल नहीं बोलते हैं, वो एससी को छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, सिर्फ क्या बोलते हैं, वो कूल बोलते हैं। या फिर ये क्या करते हैं, नए वर्ड्स को ऐड कर देते हैं, एक लंबी साउंड, जैसे रुक रुक कर बोलते हैं, स्कूल पूरा इस तरह से बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, या तो ये लेटर्स को ऐड कर देंगे या फिर लेटर्स को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर बच्चों में क्या होती है, रीडिंग से संबंधित प्रॉब्लम होती है, पढ़ने से संबंधित प्रॉब्लम होती है। डिसलेक्सिया ना जाने कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। आपसे पूछेगा जिन बच्चों को वर्ड रिकॉग्नाइजेशन में प्रॉब्लम होती है उनको कौन से टाइप की डिसेबिलिटी है, तो उन बच्चों को डिसलेक्सिया है, उन बच्चों को रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन या फिर उनको पढ़ने से संबंधित अक्षमता है। फिर उसके बाद हम बात करें दूसरे जो हमारी टाइप की डिसेबिलिटी है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिसग्राफिया। देखिए ग्राफिया, ग्राफिया का मतलब क्या हो गया, ग्राफ। देखो ऐसे याद रखो, ग्राफ, ग्राफ को हमें क्या करना पड़ता है, प्लॉट करना पड़ता है। मतलब ये किससे रिलेटेड हो गया, लिखने से संबंधित अक्षमता को हम क्या बोलते हैं, डिसग्राफिया बोलते हैं। डिसग्राफिया में बच्चों की पुअर हैंडराइटिंग होती है, उनकी जो लिखावट होती है, चाहे आप उनसे कितने भी सुलेख करवा लें, उनकी हैंडराइटिंग सुधरती ही नहीं है। जिन बच्चों की पुअर हैंडराइटिंग होती है उन बच्चों में लिखने से संबंधित अक्षमता पाई जाती है, डिसग्राफिया पाया जाता है। फिर उसके बाद टेंस एंड ऑकवर्ड व्हेन होल्डिंग पेन। जब उनको आप पेन या पेंसिल पकड़ाएंगे तो वो ऑकवर्ड स्टेज में चला जाता है कि वो कैसे लिखेगा। यहाँ पर बच्चे की जो फाइन मोटर स्किल्स हैं, फाइन मोटर स्किल्स हैं वो प्रभावित होती हैं। फाइन मोटर स्किल्स कौन सी होती हैं, जो लिखने से संबंधित होती हैं, जो फाइन आर्ट से संबंधित होती हैं, जैसे कुछ ड्रॉ करना है, पेंसिल से कुछ बनाना है, पेंटिंग वगैरह करनी है, ये सब फाइन मोटर स्किल्स में आती है। तो यहाँ पर बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स भी प्रभावित होती हैं। यहाँ पर ट्रबल इन राइटिंग डाउन, यहाँ पर बच्चा लिखने से हमेशा बचता है। ओरली यहाँ पर बच्चा बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे को लिखने से प्रॉब्लम है वो बात नहीं कर सकता, वो अपनी बात बोलकर बहुत अच्छे से समझा सकता है, लेकिन उसे कहाँ प्रॉब्लम है, उसे लिखने में प्रॉब्लम है। इस बच्चे को लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये जितनी भी टाइप की अक्षमताएं हैं ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं। इसका मतलब क्या है, जिस बच्चे में लिखने से रिलेटेड प्रॉब्लम पाई जाती है उसका मतलब ये नहीं है कि उसे डिस्ग्राफिया भी होगा, या फिर जिसे डिस्ग्राफिया है उसका मतलब ये नहीं है कि उसे डिस्कैलकुलिया भी होगा। ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी इसीलिए बोला गया है, किसी बच्चे में एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर अक्षमताएं पाई जाती है, इम्पेयरमेंट पाया जाता है। तो जिस बच्चे में डिस्ग्राफिया होगा उसको लिखने से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, उसको पेन पकड़ाएंगे तो ही वो हेजिटेट करने लग जाएगा, उसको लिखने में प्रॉब्लम होती है। ओरली वो बहुत अच्छा होता है। फिर उसके बाद हम बात करें तीसरे टाइप की, जिसको हम कहते हैं डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, कैलकुलेशन मतलब उसे गणित में प्रॉब्लम है, उसे मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है, उसे मैथ की जो ऑपरेशंस हैं मतलब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, इनमें भी प्रॉब्लम होती है। वो प्लस लिखा देखेगा उसको समझ लेगा कि मल्टीप्लिकेशन है, माइनस लिखा हुआ देखेगा तो समझ लेगा कि वो डिवीज़न है। जो बेसिक कंप्यूटेशनल स्किल्स है इसमें भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है। बच्चा रीडिंग राइटिंग में बहुत अच्छा होगा लेकिन उसको मैथ्स में प्रॉब्लम होती है। कोई बच्चे ऐसे होते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छे हैं लेकिन मैथ्स उनका वीक होता है। जिन बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम होती है उन बच्चों में कौन सी डिसेबिलिटी कहा गया है, डिसकैलकुलिया कहा गया है। तो इनको कहाँ प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्टी इन मैथमेटिक्स, प्रॉब्लम इन बेसिक कंप्यूटेशनल स्किल। बेसिक कंप्यूटेशनल स्किल्स किसे बोलेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में इनको प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद हम बात करें डिस्प्रेक्सिया। ये क्या है, डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया का मतलब क्या है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। बच्चे की जो आँखों और हाथ में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो पुअर होता है। बच्चों की आँख और हाथ में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। जैसे आप बच्चे के पास कुछ फेंकेंगे तो वो उसे नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि वो अपनी आँखों और हाथ के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाता है। जिन बच्चों की ट्रबल इन हैंड और आईज कोऑर्डिनेशन, हैंड और आई में कोऑर्डिनेशन में जिन बच्चों में प्रॉब्लम होगी उसको क्या बोला जाएगा, डिस्प्रेक्सिया बोला जाएगा। और डिस्प्रेक्सिया है ये कोई लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ये क्या है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर।
जो हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी हैं ये तीन ही हैं, डिसलेक्सिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया और डिसकैलकुलिया हो गया। ये मेनली 3 टाइप की लर्निंग डिसेबिलिटी है। जिस बच्चे को पढ़ने से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी डिसलेक्सिया होगा, जिसको लिखने से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी डिसग्राफिया हो गया, जिसको मैथ्स में प्रॉब्लम होगी डिसकैलकुलिया हो गया। ये 3 लर्निंग डिसेबिलिटी हो गई। ये है हमारे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। बच्चे का जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उसके किसी एक पार्ट का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता, उसके कारण बच्चे में डिसेबिलिटी आ जाती है। तो जिस बच्चे में डेवलपमेंटल डिसऑर्डर क्या रहा कि वो अपनी आईज और हैंड का कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रहा, मतलब उसकी जो मोटर स्किल्स हैं वो डेवलप नहीं हुई। उसकी जो मोटर स्किल्स हैं कौन सी हो गई, चाहे वो फाइन मोटर स्किल्स हो चाहे वो ग्रॉस मोटर स्किल्स हो। मोटर स्किल्स किससे रिलेटेड होती हैं, शारीरिक क्षमताओं से। मोटर का मतलब क्या होते हैं, जो उसकी शारीरिक एक्टिविटी हैं। तो चाहे वो ग्रॉस मोटर स्किल हो, ग्रॉस मोटर स्किल्स का मतलब क्या हो गया, जहाँ पर राइटिंग का काम हो, जहाँ पर छोटे काम हो, जैसे बुनाई का काम हो गया, कढ़ाई का काम हो गया, पेंटिंग का काम हो गया, लिखने का काम हो गया, ये सब फाइन मोटर स्किल्स में आती हैं। और ग्रॉस मोटर स्किल्स में आता है जैसे जंपिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया। जहाँ पर हमारी बड़ी मसल्स का यूज होता है वहाँ पर ग्रॉस मोटर स्किल्स यूज होती है, और जहाँ पर हमारी स्मॉल मसल्स का यूज होता है वहाँ पर फाइन मोटर स्किल्स का यूज होता है। तो जहाँ पर भी मोटर स्किल्स पुअर हों तो वहाँ पर क्या होगा, डिस्प्रैक्सिया होगा। यहाँ पर बच्चा बॉडी जो बैलेंस है वो नहीं बना पाता है। कई बार बच्चा खड़ा खड़ा गिर जाता है, तो उसके जो बॉडी का बैलेंस पुअर होता है, उसे चलने में किसी की मदद की ज़रूरत होती है, तो उस बच्चे में कौन सी डिसेबिलिटी पाई जाती है, डिस्प्रैक्सिया पाया जाता है। फिर उसके बाद हम बात करें डिसफेजिया। यहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा। डिसफेजिया का मतलब क्या है, भाषा संबंधी विकास, भाषा संबंधी विकार। यहाँ पर बच्चे में लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम पाई जाती है। यहाँ पर जैसे जब बच्चा बात कर रहा होता है, 2 लोग बैठे हैं और जब वो बात कर रहे होते हैं तो बच्चे को शब्द ढूंढने पड़ते हैं, उसके पास शब्द नहीं होते हैं, वो अपनी बात दूसरों को नहीं समझा पाता क्योंकि उसकी वोकैब है वही नहीं होती है। यहाँ पर बच्चे को लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, भाषा में प्रॉब्लम होती है। वो ना तो अपनी बात किसी दूसरे को समझा सकता है और ना ही वो दूसरों की बात खुद समझ सकता है। प्रॉब्लम इन स्पीच, उसे बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। एबिलिटी टू रीड एंड राइट, यहाँ पर उसे ना तो उसे बोलना ढंग से आ रहा है, ना ही उससे लिखा जा रहा है और ना ही उससे पढ़ा जा रहा है। जिन बच्चों में ये सारी प्रॉब्लम आएंगी, मतलब जिसे स्पीच से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है, रीडिंग से भी है और राइटिंग से भी है, उनको कंबाइंड रूप से क्या बोल दिया, एफेजिया बोल दिया, जिसको लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। एफेजिया कई बार डिसफेजिया भी लिखा हुआ होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। एफेजिया और डिसफेजिया है वो एक ही डिसेबिलिटी का नाम है। फिर उसके बाद हमारा आता है ADHD। ADHD की कई बार आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो आपको ADHD की फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है। क्या है हमारा ADHD? ADHD क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। फुल फॉर्म आपको पक्का याद रखनी है क्योंकि यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। ADHD की फुल फॉर्म क्या है? ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होती है। यहाँ पर आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं देता है, बस 1-2 वर्ड ही वो आगे पीछे कर देता है और उसी में आपका क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। तो आपको एग्जैक्ट ध्यान रखना है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये जो डिसऑर्डर होता है यहाँ पर बच्चे को अटेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। कैसी अटेंशन? वो ध्यान नहीं दे पाता है। जब क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा होता है तो उसका ध्यान कहीं और ही होता है, चाहे वो अपने साथी को डिस्टर्ब कर रहा हो, चाहे किसी के कान में वो पेन डाल रहा हो, मतलब कुछ ना कुछ वो शैतानी करता रहता है जिसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर हाइपर एक्टिव होता है। वो कैसा होता है? हाइपर एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। जो नॉर्मल बच्चे जिस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं उनसे ज़्यादा होता है, हाइपर एक्टिविटी दिखाता है। और नॉर्मली ये 12 साल के बच्चे में देखने को मिलता है। 12 साल के बच्चे को
हम अगर 12 साल के बाद भी कोई बच्चा हाइपर एक्टिविटी कर रहा है, अटेंशन नहीं दे पा रहा है, तो मतलब उसमें ADHD है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। 12 साल के बच्चे का हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्योंकि 12 साल से पहले बच्चे हैं उनको इसलिए नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते क्योंकि हमें लगता है या फिर होता भी है कि जो 12 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनकी अटेंशन है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है, वो समझदार नहीं होते हैं, इसके कारण वो शैतानी करते हैं। लेकिन 12 साल के बाद भी अगर बच्चा इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो मतलब उनमें डिसऑर्डर है। इसके अलावा ऑटिज़म की बात होती है, किसकी बात होती है? ऑटिज़म की बात होती है। ऑटिज़म को हम संवलीनता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संवलीनता बोलते हैं। यहाँ पर बच्चा दूसरों से बातचीत करना पसंद नहीं करता है, वो खुद के अंदर ही खोया रहता है, उसकी जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है वो भी नहीं हुआ होता है, उसका जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी नहीं डेवलप हुई होती हैं, ना तो उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, ना वो दूसरों से बातचीत करना पसंद करते हैं, ना ही उनका सोशल डेवलपमेंट हुआ होता है। ऑटिज़म वाले बच्चे हैं, ऑटिज़म भी कई लेवल का होता है। जिन बच्चों को लोअर लेवल का ऑटिज़म होता है वो एक तरह से आपको इंट्रोवर्ट टाइप दिखाई देंगे। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या है? वो दूसरों से बातचीत करना पसंद नहीं करते, वो चुपचाप आपको क्लासरूम में एक साइड बैठे हुए दिखेंगे, वो किसी भी क्लासरूम की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते। अगर आप उनको पार्टिसिपेट करने को कहेंगे तो वो एक बार कोने में जाकर फिर से खड़े हो जाएंगे, मतलब वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं एक्टिविटी में। उनमें क्या होती है? ऑटिज़म होती है, संवलीनता होती है। जैसे जैसे संवलीनता का लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका सोशल इंटरेक्शन और जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो कम होता जाएगा। वो समाज के लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करता, किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करता। ऐसे बच्चों में कौन सी प्रॉब्लम पाई जाती है? ऑटिज़म की प्रॉब्लम पाई जाती है, स्वलीनता पाई जाती है। आपके सीटेट एग्जाम में मोस्टली यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना है। डिसलेक्सिया है वो पढ़ने से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। डिसग्राफिया है वो लिखने से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। डिसकैल्कुलिया है वो मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। डिस्प्रेक्शिया है वो हैंड्स और आईज के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाएगा, मतलब मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम होगी। अफेजिया है वो भाषा संबंधी विकास होगा, भाषा संबंधी विकार होगा। इसका मतलब क्या है कि उसकी ना तो स्पीच अच्छे से डेवलप होगी, ना वो राइट कर सकता है और ना ही वो रीड कर सकता है। फिर उसके अलावा ADHD, यहाँ पर बच्चों में अटेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम पाई जाती है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, बच्चे अटेंशन नहीं दे पाते हैं, पूरे क्लास का माहौल ख़राब कर देते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, दूसरों को डिस्टर्ब कर देते हैं, दूसरों के लिए प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। फिर उसके बाद ऑटिज़म होते हैं। ऑटिज़म इनके जस्ट अपोजिट होते हैं, संवलीन होते हैं, वो दूसरों से बातचीत करना पसंद नहीं करते, सोशल इंटरेक्शन उनकी बहुत कम होती है और उनकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो भी नहीं हो पाती। मोस्टली आपके यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। होपफुली आपको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ से रिलेटेड अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी। आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा के देखिएगा, आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से। थैंक यू वेरी मच।